हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस क्वेश्चन पेपर। आज हम लोग इसमें जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन और साथ ही साथ करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी तक आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी की तैयारी कैसे चल रही है इससे आप लोग गेस करिएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके उत्तर प्रदेश के रिव्यू ऑफिसर और यूपी SSSC से लिया गया है, यूपी PCS से लिया गया है। इस तरीके से बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं, आप लोग ज़रूर सॉल्व किए होंगे। और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व भी करते रहेंगे। आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है, किस फील्ड में आप लोग ज़्यादा अच्छे से कर पा रहे हैं, इन सभी को देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस सेलेक्ट किए गए हैं वो मिसलेनियस टाइप के हैं, यानी कि इसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री से लेकर के इकोनॉमी सभी के सभी को शामिल किया गया है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोगों का, अभी चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो उसी से रिलेटेड, वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, जिसको वीवीपैट बोलते हैं, प्रणाली का उपयोग पहली बार भारत के चुनाव आयोग के द्वारा किया गया था। आपको यहाँ पे बताना है किस राज्य में या और किस विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है। गेस करिएगा आंसर और साथ ही साथ देखिएगा 30+ क्वेश्चंस में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अगर जो आपको राज्य पता हो कि पहली बार वीवीपैट कहाँ पे यूज़ हुआ था तो इसको आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हम लोगों का सेकंड ऑप्शन, नोक्सेन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, नागालैंड। यहाँ के विधानसभा क्षेत्र में कब हुआ था ये 2013 के उपचुनाव में इसका प्रयोग पहली बार किया गया था। 2013 के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव में इसको प्रयोग किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉस्पोरस जल डमरू मध्य स्थित है। यहाँ पर जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं ये आपको पता ही होगा, जितने मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं और साथ ही साथ अभी करंट का अगर जो देखा जाए सिनारियो, तो इसमें जो यूरोपियन कंट्री है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जा सकते हैं। बॉस्पोरस जल डमरू मध्य स्थित है ईरान, मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की। इसमें से आपको राइट आंसर गेस करना है। नीचे मैप में भी इसको हम लोग देखते चलेंगे और समझते चलेंगे इसका डिटेल। अभी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन, ये तुर्की में, यानी कि टर्की जिसको पहले बोलते थे, अभी नाम चेंज कर दिया गया, तुर्की बोलते हैं। तो यहाँ पर हमको बॉस्पोरस जल डमरू मध्य देखने को मिलता है। आइए मैप में इसको देखते हैं। इस मैप में आप लोग जितना भी ग्रीन एरिया देख रहे होंगे ये टर्की है, और यहाँ इस्तांबुल के पास जो रेड कलर का पॉइंट आप लोग देख रहे होंगे ये है आपका बॉस्पोरस जल डमरू मध्य। सी ऑफ मारमरा है और ब्लैक सी, इन दोनों को ये जोड़ता है जल डमरू मध्य। आइए इसका थोड़ा डिटेल भी हम लोग देख लेते हैं। बॉस्पोरस जल डमरू मध्य तुर्की में स्थित है और ये बॉस्पोरस काला सागर को मारमरा सागर से जोड़ता है और एशिया और यूरोप के बीच महाद्वीपीय सीमाओं में से एक को ये बनाता है। यह अनातोलिया को थ्रेस से अलग करके तुर्की को विभाजित करता है, यानी कि तुर्की के जो छोटे छोटे जगह हैं अनातोलिया और थ्रेस, उसको अलग करके तुर्की को भी ये एक तरीके से कह सकते हैं बांटता है। और यह अंतर्राष्ट्रीय नौवाहन के उपयोग के लिए उपयोग की जाने वाली दुनिया की सबसे संकरी जल डमरू मध्य है, यानी कि जितने भी जल डमरू मध्य हैं उसमें ये सबसे संकरा है, यानी कि सबसे पतला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मैप से आई होप आप लोगों को इजीली समझ में होगा किसके बारे में बात हो रहा है, तो बॉस्पोरस जल डमरू मध्य के बारे में। योगी सरकार ने किन व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया है? किया नहीं है, अभी करने वाली है। तो ये क्वेश्चन आपका आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ऑप्शन दिया है रीता आहूजा, नवनीत कुमार सिंह, कामिनी अवस्थी या राजा राम मौर्य, या फिर डॉक्टर टीना खन्ना और राकेश शर्मा, या फिर डॉक्टर ऋतु करिधल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी। आप लोग इसमें से गेस कर सकते हैं अपना आंसर, और इसका जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन होगा, डॉक्टर ऋतु करिधल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी। इन्हीं दोनों लोगों को आपको उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसमें से एक नाम से तो आप लोग बहुत ही अच्छे से परिचित होंगे, डॉक्टर ऋतु करिधल श्रीवास्तव। ये आपके चंद्रयान 2 और 3 की उप संचालक निदेशक रही हैं, और जो हम लोगों का मिशन मंगल हुआ था उसको आप लोग मूवी में भी देखे होंगे। मिशन मंगल मूवी में जो ऑर्बिटर छोड़ा गया था उसमें भी इन्होंने अपना विशेष योगदान दिया है। और एक मूवी भी आई थी मिशन मंगल करके, उसमें विद्या बालन ने इनके रोल को प्ले किया है। तो डॉक्टर ऋतु करिधल श्रीवास्तव ये कहाँ की हैं? लखनऊ की हैं। इसी के लिए इन्हें उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। दूसरा नाम जो है नवीन तिवारी, ये भी बहुत ही फेमस हैं, क्योंकि इनका नाम जो है, जो दुनिया की बड़ी पत्रिकाएं हैं फोर्ब्स और फॉर्च्यून पत्रिका, उनके कवर
पेज पे इनको आने का सौभाग्य मिला है कई बार। क्यों? क्योंकि भारत का, आपको बता दें, इनके नाम भारत का पहला यूनिकॉर्न जो खोला गया और मतलब सफल संचालित किया गया, तो वो नवीन तिवारी थे कानपुर के। और दूसरा आपको बता दें, दूसरी पॉइंट इनके बारे में कि इन्होंने अभी तक 2 यूनिकॉर्न बनाए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सफल रहे हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चल रहे हैं कि दुनिया का जो सबसे बड़ा स्वतंत्र मोबाइल एडटेक प्लेटफॉर्म है, इन्होंने ही स्थापित किया है। और इसके साथ साथ 26 देशों में, लगभग 26 देशों में जो लॉक स्क्रीन सॉफ्टवेयर है, जिसके लगभग 40 करोड़ से ज़्यादा मतलब उपभोक्ता हैं, उन लोगों के स्मार्टफोन में इनका लॉक स्क्रीन सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। तो इस तरीके से इन्हीं दोनों लोगों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया जा सकता है। डॉक्टर ये जो नवीन तिवारी हैं, डॉक्टर नहीं हैं, नवीन तिवारी हैं, इनके नाम से मतलब अगर जो क्वेश्चंस नए बन सकते हैं तो ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का पहला जो यूनिकॉर्न है किसने बनाया, तो उनमें ये नाम भी आपका शामिल होगा, तो यही आंसर होगा, नवीन तिवारी। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, भारत का पहला यूनिकॉर्न इन्होंने ही बनाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। BCCI के द्वारा 2 व्यक्तियों को कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनके नाम आपको बताने हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, खेल से रिलेटेड, ये भी आपका स्टार रेटिंग का है क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो रवि शास्त्री, आनंद शेरगिल हैं, सुनील गावस्कर हैं, अनिल कुंबले हैं, रवि शास्त्री फारूक इंजीनियर हैं, या रवि शास्त्री और सुनील गावस्कर। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन होगा, फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री। इनको CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है BCCI के द्वारा। संस्थागत श्रेणी किस संस्था को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 मतलब उत्तर प्रदेश GK के हिसाब से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसका जो राइट आंसर होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा, 40 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को ये सम्मान प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि अभी मैंने पिछले उत्तर प्रदेश का जो करंट अफेयर्स है उस पे वीडियो में मैंने बताया हुआ है, जो शायद 1 ईयर का टोटल बना हुआ था, उसमें बताया हुआ है कि जो पूरे भारत के सबसे बेस्ट हॉस्पिटल की कैटेगरी में उत्तर प्रदेश के टॉप 10 में से 9 हॉस्पिटल सम्मिलित हैं। सिर्फ एक हॉस्पिटल, वो भी भोपाल का था, 10वें नंबर पर है, लेकिन पहले दूसरे से लेकर के 9 नंबर तक उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटल को शामिल किया गया है। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उत्तर प्रदेश सरकार की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगठन, समूह, ग्रुप और मुख्यालय से रिलेटेड है। यहाँ पर कुछ फेमस संगठन हैं और मुख्यालय, इस तरीके से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको मुख्यालय और संगठन और समूह जो भी बने हैं उनके नाम याद रखने ज़रूरी हो जाते हैं। और कभी कभी हो सकता है पूछ लेता है कि संगठन या समूह है और ये क्या जारी करता है, जैसे कुछ रिपोर्ट जारी करते हैं ना, तो जैसे हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट हो गया, या ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट हो गया है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट हो गया, तो ये सब कौन करता है, ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आपको पता होगा सार्क जो है वो काठमांडू में स्थित है। फोर्थ का C। यहाँ पर चारों ऑप्शन में से हम लोगों को आंसर पहले ही मिल गया, लेकिन फिर भी सबके बारे में जानना जरूरी है। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, इसका जो है मुख्यालय वो आपके वाशिंगटन में स्थित है। दूसरा पॉइंट है कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये जिनेवा में स्थित है। और तीसरा है ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये कहाँ पर है, तो ये फिलीपींस में है। इस तरीके से D ऑप्शन हम लोगों का जो है वो राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 किस संगठन ने जारी की? यहाँ पर आप लोग देख ही लिए, एक क्वेश्चन आ चुका, ये आपका कुछ रिपोर्ट के नाम दे देगा और संगठन इस ऐसे भी मिलान करने को आ सकता है। तो देखते हैं वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 जो जनवरी में ही जारी हुई है, ये किस संगठन ने जारी किया है, तो ये किया है विश्व आर्थिक मंच। अब इसका इंग्लिश में अगर जो विश्व आर्थिक मंच ना लिख करके कुछ दूसरा है, जैसे IMF, WTO, ADB, तब आप क्या करेंगे, तो इसका नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम इसको बोलते हैं, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम। आपको बता दें ये कुछ रिपोर्ट भी जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम कुछ रिपोर्ट, जैसे कि पहला हो गया ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इसको बोलते हैं एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स,
एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, यानी कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जारी करता है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट और बार बार पूछने वाला, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो वो भी वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच ही जारी करता है। और चौथा भी पूछता है कि वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये भी ग्लोबल आईटी रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये भी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। ये चारों के नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये जारी करता है आपका कौन, तो विश्व आर्थिक मंच। नेक्स्ट देखते हैं, सियाचिन ग्लेशियर का पिघला हुआ पानी निम्नलिखित में से किस नदी का मुख्य स्रोत है। 4 नदियां यहाँ पर दी गई हैं और राइट आंसर आप लोग गेस करिएगा, व्यास, सतलज, सिंधु या फिर नुब्रा। तो जो सियाचिन ग्लेशियर है इसका पिघला हुआ पानी जाता है नुब्रा नदी को। नुब्रा नदी के पानी का मुख्य स्रोत क्या है, तो वो है आपका सियाचिन ग्लेशियर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जा रहा है। अभी आप लोग देख रहे होंगे पाकिस्तान में न्यूज़ में स्कार्दू में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है, तो ये आपका नुब्रा नदी यहीं पर है और जहाँ पे ये सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती है। नुब्रा नदी कहाँ पर जाकर सिंधु में मिल जाती है, तो ये स्कार्दू, पाकिस्तान में स्कार्दू के पास जाकर के बह जाती है। सियाचिन ग्लेशियर का इसको पानी मिलता है और ये श्योक नदी की सहायक नदी है। सहायक नदियों से अगर जो रिलेटेड क्वेश्चन आए तो नुब्रा किसकी सहायक है, तो श्योक नदी है, उसकी सहायक नदी है जो लद्दाख के उत्तरी भाग में नुब्रा घाटी से होकर के बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। यह आपका साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ब्रोमीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इन चारों में से आप लोग आंसर गेस करिएगा। ये भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है आपका ब्रोमीन। फर्स्ट ऑप्शन जो है ये राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को मैंने अपने लास्ट नाइट किसमें कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला है, आप लोग वहाँ पर भी जाकर के क्वेश्चंस को सॉल्व किया करिए। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वहाँ पर भी दिए जाते हैं और आप लोग कोई भी क्वेश्चन मतलब राइट या रॉन्ग कुछ भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, मेन चीज़ है कि उसको सेलेक्ट करने के बाद अगर जो आपका आंसर गलत भी हो जाता है तो भी उसका डिटेल वहाँ पर आपको दिया रहता है। जितनी भी सूचनाएं उस आंसर से रिलेटेड हैं वो सारी दी रहती हैं, वहाँ पे जाइए, पढ़िए और अपने जो है ज्ञान के पिटारे को भरिए। चलिए इसके बारे में आपको बता दें, ब्रोमीन को BR से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। ब्रोमीन नाम क्यों पड़ा, ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टेड है। 1826 ईस्वी में एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे बेलार्ड, इनका पूरा नाम था एंटोनी जेरोम बेलार्ड। इन्होंने इसकी खोज की थी और इसकी तीखी और जो तेज स्मेल होती है इसी के लिए इसका नाम ब्रोमीन डाला। और यूनानी भाषा में इस ब्रोमीन को बोलते हैं दुर्गंध, तो इसी दुर्गंध से रिलेट करके एंटोनी जेरोम बेलार्ड ने इसका नाम ब्रोमीन रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कास्ट ईंधन। तो व्यवसाय नहीं किया जा सकता है। कोयला, पेट्रोलियम, गैस ये तीनों तो व्यावसायिक स्रोत हैं, लेकिन कास्ट ईंधन नहीं है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे हम लोगों का राइट आंसर हो जाता है। वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोतों में जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बिजली आदि जहाँ पे हम लोग पैसे पे करते हैं तो ये वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत हो जाते हैं। लेकिन गैर वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत तो जलाऊ लकड़ी, पुआल जो निकलता है गेहूं के डंठल वगैरह, और सूखा गोबर, ये सब आपके गैर वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने पहली बार मृत्युदंड के लिए नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया गया है। तो अभी 4 दिन पहले की ही ये न्यूज़ है, तो आप लोग इसको करंट से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप कर सकते हैं। अमेरिका, अर्जेंटीना, अजरबैजान और बेलारूस, इन चारों में से किस देश ने पहली बार मृत्युदंड के लिए नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है अमेरिका। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है हम लोगों का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, 12 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका। अल्कोहल पानी की तुलना में अधिक अस्थिर होता है क्योंकि इसका जल की तुलना में रिक्त स्थान दिया हुआ है, कम होता है। तो आपको बताना है रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा। जल की तुलना में क्वथनांक कम होता है, जल की तुलना में घनत्व कम होता है, या जल की तुलना में श्यानता कम होता है, या जल की तुलना में पृष्ठीय तनाव कम होता है। राइट आंसर आप लोग गेस करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्कोहल और पानी से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा, तो अल्कोहल का जो क्वथनांक होता है वो पानी के क्वथनांक से कम होता है, इसीलिए देखते हैं कि पानी की तुलना में ये शीघ्र वाष्पीकृत हो जाता है, वाष्प बन करके उड़ जाता है। पानी की तुलना में यह अधिक अस्थिर भी इसी कारण होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन क्वथनांक। क्वथनांक हम लोगों का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या फिर मध्य मंडल। इसमें से राइट आंसर गेस करिएगा। आपको सबसे गर्म परत कौन सी है ये बताने से पहले बता दें कि अगर जो आपको पता होगा कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है तो इसे कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ कमेंट्स करिएगा। और कमेंट्स करने से ये होता है ना कि आपको जो चीज़ें लिखते हैं वो आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक बैठी रहती है, तो प्लीज़ कमेंट्स किया करिए। और यहाँ पर जो है वायुमंडल की सबसे गर्म परत है आपका थर्मोस्फियर यानी कि आयन मंडल। फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों का इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सबसे ठंडी परत की बात करें तो ये है आपका मेसोस्फियर, मध्यमंडल वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है और सबसे गर्म थर्मोस्फियर होती है। थर्मोस्फियर ही वह जगह है जहाँ से हम लोग रेडियो सिग्नल पृथ्वी पर वापस परावर्तित करते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें ये जो थर्मोस्फियर है या आयन मंडल है इसका टेम्परेचर लगभग 4500 डिग्री फ़ारेनहाइट तक मापा गया है, इसलिए वायुमंडल की सबसे गर्म परत आयन मंडल। नेक्स्ट देखते हैं टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? टिहरी बांध जो भारत का है दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी का एक और नाम है, उसका नाम है स्वामी रामतीर्थ सागर बांध। स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी बोलते हैं टिहरी बांध को। और ये किस नदी पर बना है? तो ये है आपका भागीरथी। सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। भागीरथी और एक और नदी है भिलंगना, इन दोनों का जो संगम है वहाँ पर ये बांध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करने वाली पर्वत श्रृंखला है। इसको हम लोग मैप से भी देखेंगे, लेकिन आप लोग आंसर गेस करिएगा अपने। उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, पश्चिमी घाट, विंध्य या फिर सतपुड़ा? तो सतपुड़ा और विंध्य हम लोग देखते हैं कि दोनों साथ साथ ही चलते हैं, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा विंध्य। विंध्य जो है उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करने वाली पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर माउंटेन रेंज देख रहे होंगे। सतपुड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि सतपुड़ा थोड़ा सा टूटा फूटा है, जबकि विंध्य हम लोगों को इसका एरिया भी थोड़ा ज़्यादा है सतपुड़ा से, और ये एक सीध में है, तो विंध्य इसका जो है वो राइट आंसर होगा। विंध्य पर्वत उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित शहरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करें। नदियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में या फिर पूरब से पश्चिम के क्रम में, या फिर जो इम्पोर्टेंट सिटी हैं इनको, या फिर आपका जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्वतमालाएं हैं, या सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, इनको उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, ये क्रम आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर दिया हुआ है उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करें। ज्योग्राफी का जितना भी पिछला प्लेलिस्ट बना होगा आप लोग देख सकते हैं, उसमें कई क्वेश्चन है जिसमें नदियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में और पर्वतों को उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम के क्रम में करवाया गया है। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा गेस करिएगा, भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कोचीन। अगर जो आपको राज्य पता हो कौन से किस राज्य में है तो इसे आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जो है वो है आपका हम लोगों को देखने को मिलता है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ पर है? तो भुवनेश्वर है आपका उड़ीसा में। दूसरा फिर देखने को मिलता है हैदराबाद, फिर तीसरे नंबर पर चेन्नई, और सबसे लास्ट में कोचीन जो कि आपके केरल में स्थित है। चलिए इसको हम लोग मैप में देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे मैप में दिया हुआ है भुवनेश्वर उड़ीसा में दिया हुआ है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है उत्तर से दक्षिण के क्रम में हैदराबाद। तीसरे नंबर पर हम लोग को चेन्नई देखने को मिलता है तमिलनाडु में, और केरलपुर में यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे तिरुवनंतपुरम दिया है। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर आप मान करके चलिए कि आपको कोच्चि, अभी कोच्चि बोलते हैं उसको, पहले कोचीन नाम था, इसका नाम बदल दिया गया है। अभी आप मैप में खोजेंगे तो कोच्चि लिखा हुआ आएगा, तो ये यहाँ पर स्थित है। तो अगर जो देखा जाए व्यवस्थित किया जाए तो भुवनेश्वर, हैदराबाद, चेन्नई और फिर कोच्चि, तो इसका राइट आंसर यही होगा। यहाँ पर कूट दिया हुआ है, कूट से आप लोग सॉल्व करेंगे। तो कूट से अगर जो हम लोग देखें तो इसका जो राइट आंसर होगा 1324। 1324 कहाँ पर है? 1324 ए ऑप्शन जो है हम लोगों का यहाँ पर राइट आंसर है। 1234 ए आंसर में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से हैं वर्षा मेघ हैं। इसमें एक भी हो सकता है या दो भी हो सकता है। फिलहाल कूट में दो बादलों के नाम हैं तो आपको बताने हैं वर्षा मेघ कौन से हैं, मतलब किन बादलों से। बादल तो 4-5 प्रकार के हैं, आप लोग देखे होंगे CBSE बोर्ड से जो कोई होगा तो आप लोग बता सकते हैं, वहाँ पर पढ़ाया गया है। यहाँ पर सिरस,
क्यूमुलोनिम्बस है, निम्बोस्ट्रेस है और ऑल्टोक्यूमुलस है। ये 4 नाम दिए गए हैं। इसके अलावा एक होता है स्ट्रेटस और निम्बस, क्यूमुलस, सिरस, इस तरीके से नाम आपके बुक में दिए गए हैं। राइट आंसर वर्षा मेघ के बारे में अगर जो हम बात करें, एक पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, निम्बस, निम्बस यहाँ पर आगे भी आ सकता है, यानी कि ये उपसर्ग और प्रत्यय, यहाँ पर निम्बस दिया हुआ है सेकेंड ऑप्शन में, और थर्ड ऑप्शन में निम्बोस्टेटस है, यानी कि स्टेट्स जो करके है, जिसको सर्द और छाए हुए बादल कहते हैं, जो सिर्फ स्टेट्स लिख करके आए, लेकिन यहाँ पे निम्बो स्टेट्स यानी कि सर्द है, छाया हुआ बादल है, साथ ही साथ ये बादल वर्षा करने वाला भी है। क्यूमुलो करके है, क्यूमुलस बादल होता है जिसको रुई जैसा स्वरूप, चाहे वो काला हो या सफ़ेद एकदम बादल आप लोग देख रहे होंगे ना, वो आइसक्रीम कोन पे रखने वाला, मतलब वाइट कलर का होता है, रुई के गुच्छे जैसा, तो उसको बोलते हैं क्यूमुलस, क्यूमुलस बादल। लेकिन अगर जो ये बादल काले काले हैं और इससे बारिश होने की संभावना है या बारिश हो रही है, तो इसको बोलते हैं क्यूमुलोनिम्बस। तो यहाँ पे थर्ड और सेकंड दोनों ऑप्शन हम लोगों का राइट आंसर होगा। निम्बस को बोलते हैं थंडर हेड या फिर बिजली बरसा, मतलब वो होता है ना थंडर, बिजली कड़कती हुई और बारिश करते हुए, तो इस तरीके के मेघ जो हैं वो आपको निम्बोस्टेट्स या क्यूमुलोनिम्बस करके आते हैं। यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। अगर जो इसका लैटिन भाषा में निम्बस को बात करें, निम्बस की बात करें, तो लैटिन भाषा में इसको वर्षाधारी बोलते हैं। वर्षाधारी यानी कि ये जो बादल हैं वो बारिश को लिए हुए हैं। आगे हम लोग देखते हुए हैं, चलिए सिरस बादल की बात करें, इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। सिरस जो सफ़ेद बादल हम लोगों को दिखते हैं ना टुकड़े टुकड़े में, मतलब आसमान में तैरते हुए, तो वो सिर्फ सिरस कहलाते हैं। और क्यूमुलस या ऑल्टो क्यूमुलस इस तरीके से करके आते हैं, तो रुई जैसा स्वरूप गुच्छे में बहुत बड़े बड़े होते हैं, चाहे वो काले हो या फिर सफ़ेद हो, लेकिन ये आपके बारिश नहीं करते हैं, कुछ देर बाद वो स्वतः ही ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर जो निम्बस आ जा रहा है, तो यानी कि ये बादल चाहे जैसा भी हो, ये आपका वर्षा उत्पादन करने के लिए सक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहेंगे, फिर हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी तक अगर जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, कमेंट्स करिए, जो कि मेरे वीडियो के लिए, वीडियो के ग्रो के लिए और चैनल के ग्रो के लिए बहुत ही सपोर्टिव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर, 29 जून, 10 फरवरी या 1 जुलाई को? तो जो हम लोग का संयुक्त राष्ट्र संघ है, 2010 में पहली बार मनाया गया था विश्व सांख्यिकी दिवस। किस दिन को? तो 20 अक्टूबर को। यहाँ पर जो दिया हुआ है पहला ऑप्शन, सांख्यिकी दिवस मनाया गया था। उसको हर 5 साल बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में मनाया जाता है, लेकिन हर साल हम लोग 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। जो दिवस से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है, वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में उसका अलग है, वहाँ पर आपको दिवस और उसकी थीम दिए हुए हैं, उसको आप लोग ज़रूर एक बार देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, आपको बता दें भारत में भी मनाया जाता है सांख्यिकी दिवस। जैसे इसका विश्व के तौर पे हिंदी दिवस मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस, फिर भारत में भी हिंदी दिवस मनाते हैं, तो उसी तरीके से विश्व सांख्यिकी दिवस मनाते हैं 20 अक्टूबर को। लेकिन जब भारत की बात करें तो भारत के एक महान सांख्यिकीविद हुए थे प्रशांत चंद्र महानुलोबिस, उनके नाम लोग मूवी में भी देखे होंगे, एक रामानुजाचार्य पे बना हुआ है, गणितज्ञ थे, उन पे मूवी बनी है, उनमें महानुलोबिस को भी दिखाया गया है, महालनोबिस को भी दिखाया गया है। तो विश्व सांख्यिकी दिवस इनके जन्मदिन के अवसर पर भारत के द्वारा मनाया जाता है, जो कि आपको बता दें 29 जून को मनाया जाता है। 29 जून को मनाया जाता है, सॉरी 29 जून को भारत के द्वारा सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पंचायती राज की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पंचायती राज से रिलेटेड अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन ये जो है आपका कई बार पूछा है, इसलिए क्योंकि पंचायती राज से रिलेटेड संविधान में अभी भी सब कुछ है। तो
ये था आपका राइट आंसर। दूसरा जो पंचवर्षीय योजना था उसी में हम लोगों को पंचायती राज व्यवस्था देखने को मिलता है। शुरुआत कहाँ की गई थी? तो 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन पर 1959 को नौगढ़ राजस्थान में शुरू की गई थी। बलवंत राय मेहता की सिफारिश के तहत ये व्यवस्था लागू की गई थी। तो ये दोनों पे क्वेश्चन बना था कि पहली बार ये व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी, किस डेट पे। दूसरा क्वेश्चन बनता है किसकी सिफारिश पर? तो ये बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर की गई थी। बलवंत राय मेहता जो कमेटी या समिति बनी थी उसी की सिफारिश पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारंपरिक लोकनाट्य भांड पाथेर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? जम्मू कश्मीर, गुजरात, उत्तर प्रदेश और असम। तो अगर जो इसकी शब्दावली देखेंगे, भांड पाथेर, गेस कर लेंगे आंसर। ये है आपका गुजरात से रिलेटेड है। पारंपरिक लोक नाट्य है, मतलब ये कथाओं और जो नृत्य संगीत के उपयोग इसमें ज़्यादा होता है। इसके बारे में अगर जो बात करें, पाथेर भांड पाथेर या पाथेर भांड, तो ये कहानी कहने का ही एक स्वरूप है जो कि पौराणिक कथाएं और जो स्थानीय लोक कथाएं हैं उनको व्यक्त करने के लिए हास्य, संगीत और नृत्य का इसमें उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा, ज्वारीय शक्ति, वाणिज्यिक ऊर्जा, तेल और गैस, गैर व्यावसायिक ऊर्जा, पशुओं का गोबर और गैर पारंपरिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा। अभी हम लोग इससे रिलेटेड देखें ना कि कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है, उसी टाइप के क्वेश्चन थोड़े बहुत चेंजेस करके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो प्राथमिक ऊर्जा है वो ज्वारीय शक्ति नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। वाणिज्यिक ऊर्जा तेल और गैस है। गैर व्यावसायिक ऊर्जा में हम लोगों ने पढ़ा पशुओं का गोबर, जो पुआल निकलते हैं वो। तो और गैर पारंपरिक ऊर्जा के सूत्र जैसे पवन ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा, इसको लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है? साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑटोमोबाइल है, क्षयकारी वनस्पति और पशु मामले हैं, तेल रिफाइनरियां हैं या फिर थर्मल पावर प्लांट। कहाँ से आपको ज़्यादा हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक देखने को मिलता है? कहाँ से ये इसका प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकेंड ऑप्शन, क्षयकारी वनस्पति और पशु मामले। जिसने सेकेंड ऑप्शन गेस किया है उसका जो है आंसर राइट आंसर है। आइए इसका थोड़ा सा हम लोग डिटेल देख लें ताकि ये चीज़ें समझ में आ जाए। हाइड्रोजन सल्फाइड एक जहरीली गैस है जो वनस्पति और जानवरों के शव जैसे कार्बनिक पदार्थों के क्षय से उत्पन्न होती है। इसका उत्पादन औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसे तेल शोधन और लुगदी और कागज के निर्माण में के द्वारा भी किया जाता है। इसका उत्पादन होता है, लेकिन अगर जो प्रमुख इसमें से करें तो मुख्य जो स्रोत है वो है आपका क्षयकारी वनस्पति और पशु मामले। टोडा जनजाति से रिलेटेड कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हर राज्य में पूछे जाते हैं, चाहे आप उत्तराखंड के एग्जाम दे रहे हो, राजस्थान के दे रहे हो और बिहार पीसीएस से या बीपीएससी से रिलेटेड उसमें आप लोग देख रहे होंगे। टोडा जनजाति जरूर पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जनजाति है भारत की। कहाँ पर इसका मूल निवास है? जौनसार हिल्स है, गारो हिल्स है, नीलगिरी हिल्स है या जयंतिया हिल्स है। तो गारो, खासी और जयंतिया ये तीनों हिल्स मेघालय में है और यहाँ पर टोडा जनजाति नहीं है। इसका राइट आंसर आप लोग गेस करिए, जौनसार में से या फिर नीलगिरी हिल्स में से। राइट आंसर इसका है नीलगिरी हिल्स। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हम लोगों का जो है वो राइट आंसर है। टोडा जनजाति एक द्रविड़ जनजाति समूह है जो तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत में रहते हैं। टोडा भूमि अब नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है और यूनेस्को के द्वारा नामित अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व में ये शामिल है। उसका क्षेत्र जो है, उनका क्षेत्र यानी कि टोडा जनजातियों का क्षेत्र यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल को घोषित किया जा चुका है। ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपका हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रार्थना और बलिदान अनुष्ठानों के माध्यम से देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। देवताओं को शक्तिशाली के रूप में प्रदर्शित किया गया है जिन्हें बलिदानों के माध्यम से मनुष्यों की दुनिया में हस्तक्षेप करने के लिए बनाया जा सकता है। देवताओं को प्रसाद ग्रहण करना चाहिए क्योंकि वे अग्नि में भस्म हो गए थे। मंदिरों में बलि दी जाती थी। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राइट आंसर जो है वो है फोर्थ ऑप्शन,
मंदिर अगर जो शब्द आ गया वैदिक सभ्यता में तो हम लोगों को वैदिक हो गया, या फिर आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता देखने को मिलती है वहाँ पर मंदिरों का अवशेष या मंदिर से रिलेटेड कोई भी चीज़ें नहीं देखने के, तो मंदिरों में बलि दी जाती थी। ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है, मंदिर का कोई भी साक्ष्य नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे ये लोग आपका यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, कीर्तन सब कुछ करते थे, लेकिन मंदिर नहीं। जजिया कर मुगल साम्राज्य के दौरान लगाया जाने वाला कर था। मुस्लिम नागरिक कर था, सभी नागरिकों के लिए था, या कुलीन नागरिकों के लिए था, या गैर मुस्लिम नागरिकों के लिए। तो अभी आप लोग देख रहे होंगे जो हम लोगों का बनारस में है ज्ञानवापी, उससे रिलेटेड तो जजिया ज़रूर आ सकता है। जजिया से रिलेटेड कुछ बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, जैसे कि जजिया जो कर था वो गैर मुस्लिम लोगों के लिए था। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है हम लोगों का वो राइट आंसर है, गैर मुस्लिम नागरिकों के लिए था। गैर मुस्लिम नागरिकों के लिए क्यों? क्योंकि अगर आप मुस्लिम धर्म नहीं स्वीकार करते हैं और आप किसी अन्य धर्म में रह करके इस्लामी शासन के अंतर्गत हैं तो अपने जान की रक्षा के लिए आपको ये कर चुकाना पड़ेगा। और ये कर इतना सख्त होता था, ख़ास करके आपको पता ही होगा कि अकबर ने इस कर को ख़त्म कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने इसको फिर से बहुत ही ज़्यादा सख्ती के साथ लागू किया था। कहते हैं मतलब उन्हीं लोगों की किताबों में पाया गया कि इस कर को इतनी सख्ती से लागू किया गया था कि हर महीने लगभग वो, या हर महीने या फिर शायद हर दिन वो लगभग मन भर जनेऊ तौलता था, तब उसको संतुष्टि मिलती थी। मन भर जनेऊ तौलने का मतलब ये था कि इतने लोगों ने अपना जनेऊ उतार करके धर्म को परिवर्तन कर लिया है इस जो है कर से बचने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली बार गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाया था। 16वीं शताब्दी में मुगल शासक अकबर के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था, लेकिन 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के द्वारा इसे फिर से लागू किया गया। 17वीं शताब्दी में मुगल शासक औरंगजेब ने इसे दोबारा लागू कर दिया था। सेम पॉइंट रिपीट हो गया है। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कहाँ से हुई थी, किस शासक के द्वारा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इजी क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कहे जाते हैं और 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के ये पहले शासक बनते हैं। 25 जून 2006 से लेकर के 2010-11 तक इन्होंने शासन किया था, लगभग 4 वर्ष का शासन रहा है। इसके बाद अपने दामाद इल्तुतमिश को उत्तराधिकारी इन्होंने घोषित किया था। निम्नलिखित में से कौन दक्कन में बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था? दक्षिण भारत में जो मुस्लिम शासकों में बहमनी साम्राज्य बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। महमूद गवां इसके संस्थापक थे, बहमन शाह, सिकंदर शाह या मलिक अंबर? राइट आंसर गेस करिएगा। तो बहमनी साम्राज्य के संस्थापक थे सेकेंड ऑप्शन बहमन शाह। बहमन शाह बहमनी साम्राज्य के संस्थापक रहे हैं। यहाँ पर इसका डिटेल है, लेकिन नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जल का उदाहरण है? ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। चीज, दूध, फेशियल क्रीम या इनमें से कोई नहीं? तो जल का उदाहरण, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो चीज़ होगा। चीज़ हो गया, पनीर हो गया, जेलेटिन हो गया, जेली हो गया, ये सब किसके उदाहरण हैं? तो ये सब जल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन या फिर हाइड्रोजन? तो राइट आंसर गेस करिएगा। तो कौन सी गैस रंगीन होती है? रंगहीन नहीं पूछ रहा, रंगीन, यानी इसमें रंग पाया जाता है। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इन तीनों में हम लोग देखते हैं कि रंगहीन होती है, लेकिन क्लोरीन थर्ड ऑप्शन जो है वो हम लोगों का राइट आंसर है। थर्ड ऑप्शन क्लोरीन में हम लोगों को हल्के पीले और हरे रंग की जो है वो गैस देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल गैस किसका मिश्रण है? जल गैस प्राकृतिक नहीं होता है, एक सिंथेटिक गैस से निर्मित होता है। जल गैस किसका मिश्रण है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन? तो आपको बताना है हाइड्रोजन नाइट्रोजन किससे मिलता है, मोनोऑक्साइड से या डाइऑक्साइड से? इसका राइट आंसर गेस कर लिए हो तो आपको बता दें, इसका जो राइट आंसर है ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है हम लोगों का वो राइट आंसर हो जाएगा।